इसके अंदर हम कह सकते हैं फ्रिंज या झालरी। झालरी फ्रिंज लेयर, ये एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली के रूप में होती है, ठीक है। तो ये कलरलेस होगी, पिगमेंटेड आउटर, और ये झालरी। तो ये कम कोशिकाएं इन क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग, जैसे 5 से 7 लेयर्स तक ये पाई जाती हैं कलरलेस, ठीक है। तो ये एक मोटी कोशिका, सॉरी सीड कोट, बीज आवरण जो है उसके रूप में प्रयुक्त होती है। न्यूसीलस से अगर बन रहा है तो न्यूसीलस से बनने वाला कहलाता है पेरिकार्प, सॉरी पेरिकार्प नहीं, पेरिस्पर्म, ठीक है, दैट इज पेरिस्पर्म। ये पोषण युक्त सॉफ्ट कोशिकाओं से बना हुआ भाग होता है जो अंदर की तरफ पाया जाता है, और भ्रूण को एक तरीके से पोषण एवं रक्षात्मक आवरण के रूप में यहाँ पे ये प्रोवाइड कराता है। कभी कभी सीड कोड की सेल्स के अंदर एरेनकाइमा या एयर सेल्स या एयर चैम्बर से भी विकसित होते हैं, जो कि इनको एक तरीके से टेंसिल प्लस स्ट्रेस फ्री करते हैं, जो कि एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं, क्या बोलते हैं, इनके लंबे परसिस्टेंट पीरियड की वजह से या ज़्यादा हाइट पे से गिरने की कारण। अब जैसे कुछ सीड्स की हम बात करें, जैसे कि कपास में, मटर में जो सीड कोट बन रहा है वो बाह्य लेयर से बन रहा है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें जैसे कोई और एग्जांपल, जैसे कि कुकुरबिटेसी के कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर ये लेयर जो है ये किससे बनती है, अलग। लाइक कुकुरबिटेसी में तो कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जितने भी ये एक्सियल प्लेसेंटेशन, जिसमें हम खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, तरबूज ले लीजिए, इनके अंदर जो सीड्स होते हैं उनकी आउटर लेयर किससे बनती है, या जो सीड कोट है वो किससे बनता है, इनर लेयर टैग्मा से। जबकि जैसे मटर हो गया, कपास हो गया, इनमें आउटर लेयर किससे बन रही है, कपास। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसकी आउटर एपिडर्मल लेयर के ऊपर जो कि ज़्यादा परतीय होती है, लगभग 4 से 5 परतीय, 6 परतीय मोटी होती है इन परतों, जबकि ज़्यादा ही मोटी नहीं होती है, ये ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन इसमें परतें ज़्यादा है कपास में। और इन आउटर लेयर से विशिष्ट एक कोशिकीय रोम सदृश संरचना निकलती है, प्योर सेल्यूलोज, जिनको हम बोलते हैं कपास के रेशे, ठीक है। तो इनसे निकलते हैं रेशे या फज, ठीक है, लेंट। इनसे लेंट या फज का क्या होता है, विकास होता है। ये अभी हमारे नहीं काम का है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं। ये सीड्स की डिस्पर्सल जो स्ट्रेटजीज हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, उसमें मददगार होते हैं डिस्पर्सल के लिए दूरस्थ, ठीक है। दूसरा लेंट इसके ऊपर है, तो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का भी कार्य ये कर रहा है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट सीड कोट। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं जो मैं पहले ही बता चुका था, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल एंड हीलियम। माइक्रोपाइल जो कि चित्र के ऊपर हमने दिखा रखा है, माइक्रोपाइल बनता है और चूचक के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हीलियम। हीलियम भी पाया जाता है। ये वो भाग होता है जो सीड व्रंत मतलब फ्यूनिकल के कन्वर्जन से बनता है, बाय फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल क्या बना लेता है, सीड पिडेंकल, बीज व्रंत, ठीक है। और बीज व्रंत जिस भाग से सीड से जुड़ा होता है माइक्रोपाइल के पास, दैट इज हीलियम। और हीलियम, माइक्रोपाइल जो है वो प्रारंभिक अवस्था है जहां से पेनिट्रेशन होके एक तरीके से पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है, लेकिन ये भाग बंद नहीं होता, और कई बार इसके ऊपर अन्य रक्षात्मक आवरण या कोशिकाओं का एक विशिष्ट संरचना जो है वो भी बन जाती है। तो उनकी अगर अपन बात करें तो वो विशिष्ट संरचनाएं जो है, जैसे कि यूफोर्बिएसी, इसके अंदर बनता है कैरेंकल, कैरेंकल,
कैरंकल U4BAC की सीड्स के ऊपर बनने वाली विशेष संरचना है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे बनती है और ये उभरी हुई गूदेदार व्हाइट कलर की संरचना के रूप में बनती है जो सीड के ऊपर बाहर से अलग ही परिलक्षित होती है। दूसरा पॉइंट हम यहां दे सकते हैं एरिल, कुछ विशिष्ट पादप जैसे कि लीची, अगर अपन लीची की बात करें तो लीची के ऊपर इसका जो बीज व्रंत है, ठीक है, या फ्रूट व्रंत कह सकते हैं, फ्रूट के बाहर की तरफ बन रही है, तो फ्रूट व्रंत के एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्टिविटी की वजह से या अतिवृद्धि की वजह से एक झीणित पर्देदार या मतलब छिद्रित एक अलग ही चोल बनता है। वह चोल इस पूरी की पूरी फ्रूट संरचना को क्या कर लेता है, घेर लेता है। पंचकोणीय या षटकोणीय अवस्था में जितने कार्पल्स होते हैं उतनी संख्या में उस विशेष संरचना को हम क्या कहते हैं, एरिल। इसी के अलावा यहाँ पे अपर्क्यूलम भी एक विशिष्ट संरचना है जो कि माइक्रोपाइल छिद्र के ऊपर की ओर बनी हुई अतिवृद्धि के रूप में डेवलप होती है। अपर्क्यूलम। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है वो हो गया कौन सा, एम्ब्रियो। एक तो एंडोस्पर्म और फिर हमारा हो जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। तो पोलर सेल्स के डेवलपमेंट से एंडोस्पर्म बनता है जो कि भ्रूण की लेयर बना रहा है और एंडोस्पर्म्स के ही डेवलपमेंट से और इसी के अपघटन से विकसित हो रहे हैं भ्रूण को क्या मिलता है, पोषण प्राप्त होता है। बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या अलग नई नवीनतम जो क्या बोलते हैं टेक्निक्स हैं उनसे इस चीज़ को ज्ञात हो चुका है कि जो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बढ़ता है त्यों त्यों इंटेगुमेंट और एंडोस्पर्म की आकार आकृति जो है या उनका डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है और फाइनली ये अपना पोषण किसको प्रदान कर देते हैं, एम्ब्रियो को, और ये एक पतली परत या झिल्ली के रूप में, अवशेषी परत के रूप में पाए जाते हैं। ये कंप्लीट हुआ। एम्ब्रियो की हम बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप करता है मेन एक्सिस पे रेडिक्यूल एंड पिम्यूल को। डाइकॉट्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 2 कोटिलिडन्स है, इसी का ये इनका सबसे लाक्षणिक गुण है, इसी वजह से डाइकॉट्स की पहचान है। मोनोकॉट्स में एक ही कोटिलिडन है जिससे हम बोलते हैं जो ढका होता है स्केटुलम में, ठीक है, और ये भी एक अवशेषी परत के रूप में है जो कि भ्रूण को अवशोषण पोषण देके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रेडिक्यूल एंड पिम्यूल जो इसका मेन एक्सिस है, डाइकॉट्स के अंदर सेंटर पोजीशन के ऊपर इनका एक्सिस है जहां से दोनों कोटिलिडन्स जुड़े होते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर स्केटुलम के पार्श्व में क्या होता है, इनका ग्रोइंग पॉइंट होता है या एक्सेस होता है जहां पे हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल विद्यमान होते हैं। हाइपोकोटाइल एंड जो एपिकोटाइल है वो यहाँ पे एक विशिष्ट ढक्कन नुमा संरचना से आवृत होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं कॉलिप्टोइल या कोलियोराइजा। हाइपोकोटाइल को ढकने वाली संरचना कोलियो राइजा एंड एपिकोटाइल को रक्षी परत या ढकने वाली संरचना जो है वो कोलियो पेटाइल कहलाती है, कोलियोराइजा एंड कोलियोपेटाइल कहलाती है। और यही हाइपोकोटाइल जो है वो किसको डेवलप करता है, रेडिक्यूल को, जो कि मूल का डेवलपमेंट करती है, और एपिकोटाइल जो है वो डेवलप करता है किसको, पिम्यूल को, जो कि शूट का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अब इन सारी संरचनाओं में अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जनरल स्ट्रक्चर थी तो एक सीड पढ़ लेते हैं हम साइसर चना जिसमें डाइकॉट में, और एक सीड की आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं मोनोकॉट में गेहूं।
ये गलत मिटा दिया। These are cotyledons। ये हो गया क्यूम्यूल, रेडिक्यूल, एक्सिस, क्यूम्यूल, रेडिकल, एक्सिस। ठीक है, यहाँ अगर अपन बात करें एम्ब्रियो की, तो दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो, जिसमें ऊपर की ओर ये जो संरचना है दैट इज एपिकोटाइल, ये जो संरचना यहाँ आ रही है दैट इज हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ये हो गया कॉटिलीडन। ये बाह्य मॉर्फोलॉजी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ साइसर सीड, ये आंतरिक। मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब अपन इसकी टीएस सेक्शन, तो यहां पे एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकॉट सीड, क्या ले लिया, साइसर, एराटिनम, चना।
ये दीर्घित कोशिकाएं हैं जो कि बाह्य त्वचा बना रही हैं, और इनके जो सिरे हैं, हेड, वो कैसे हैं? गोलाकार, जिसकी वजह से चने की सतह को अगर ढंग से देखें सामान्य माइक्रोस्कोप या लेंस से भी, तो हमें ये कैसी दिखाई देती है? खुरदरी, अप एंड डाउन। लेकिन खुरदरी सतह जो है वो कैसी दिखाई देगी? उभार व गर्तयुक्त परंतु चिकनी सतह, क्योंकि इन कोशिकाओं की जो अंत है वो कैसे हैं? चिकने। ठीक है, और ज़्यादा अगर सटीक डायग्राम बनाए तो ये
ठीक है, दैट इज द स्ट्रक्चर। इसी में ही इसकी व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, दैट इज क्यूटिकल। जो सीड कोट है वो इसका 3 लेयरों में डिवाइड है। ठीक है, और इसमें सीड कोट बाह्य इंटेगुमेंट से डेवलप्ड है। ये जो संरचना है ये कहला रही है यहाँ पे पैलिसेड लेयर। पैलिसेड लेयर। ठीक है, दूसरी ये जो छोटी घनाकार कोशिकाएं दिख रही है घृगन्नी के प्रकार की, ये सेल्स हो गई दूसरी नंबर। दीज आर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सब एपिडर्मल। सब एपिडर्मल लेयर एकल परत के रूप में है। फिर इसके नीचे की तरफ की जो सेल्स हैं इनको हम कंटिन्यूअसली बोलते हैं पेरेनकाइमेटस आउटर। दो सेक्शंस, दीज आर आउटर और दैट इज आउटर, और ये हो गया इनर। लेकिन ये दोनों के दोनों सेल्स कौन सी है? पेरेनकाइमेटस। लेयर। तो अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? आउटर लेयर की। इसमें हम भाग कितने बांटेंगे? 4 ही तो होंगे सीड की डेवलपमेंट में, जो हमने इतनी देर से पढ़ा। उसमें सबसे बाह्य भाग कौन सा हो गया? सीड कोट। ठीक है, दूसरा भाग यहाँ पे जो हम बांटेंगे वो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? एंडोस्पर्म। और तीसरा भाग जो हम यहाँ पे बांटेंगे वो हो जाएगा कौन सा? एम्ब्रियो। केवल 3, इससे ज्यादा और हमको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सीड कोट की बात कर रहे हैं, सीड कोट में नंबर 1 पे आ गया एक तरीके से पैलिसेड टिश्यू, जो कि आउटर एपिडर्मिस बना रहा है, और इसकी बाह्य परत जो है वो किससे बनी हुई है? क्यूटिकल लेयर से आवृत है। इसकी कोशिकाएं बहुत ही लंबी दीर्घित हैं, और टीएस जिस तरीके का हमने सेक्शन काटा उस दिशा में कैसी है? दीर्घित। या इस एक्सिस की हम बात कर सकते हैं, इस एक्सिस की दिशा के समानांतर होती हैं ये कोशिकाएं और दीर्घित होती हैं, परंतु इनकी साइज छोटी बड़ी होने के कारण बाह्य सतह पर ये हमको कैसे दिखती है? उभार और खांच के रूप में। और इनका जो सिरा होता है वो कैसा होता है? एक तरीके से मुड़ा हुआ गोलाकार। ठीक है, एक चीज। दूसरा अगर अपन यहाँ पे कहें तो इसके बाद की जो सेल्स होती हैं वो सब एपिडर्मल सेल्स हैं, जो रेसेसिवली 1 या 2 लेयर्स की होती हैं। ये कोशिका आकार में छोटी और घनाकार होती हैं, परंतु इनके सिरे मुड़े हुए होने की वजह से घिरनी की तरह समान दिखाई देती हैं, गोलाकार। एक। दूसरा, इनकी जो व्यवस्था है वो इसकी तुलना में कैसी है? एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब लंबवत हो रखे हैं। ये इनके लंबवत कोशिकाएं हैं, इस वजह से हमें ये दिखाई नहीं दे रही। अर्थात ये कोशिकाएं यूं बढ़ रही हैं तो ये कोशिकाएं इसके लंबवत बढ़ रही हैं, अंदर की ओर नहीं, साइड की ओर पैरेलली लंबवत बढ़ रही है। 3 एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये अगर वाई डायरेक्शन में है तो ये एक्स डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये आकार में बड़ी और पतली भित्ति युक्त हैं, लेकिन इनकी भी 2 लेयर्स हैं। जो बाह्य परत है वो लेयर्स तो कम है, ठीक है, लेकिन उनका आकार इतना बड़ा है कि वो बहुत बड़ी साइज को कवर करती है और पतली भित्ति युक्त पैलिसेड टिश्यूज होती हैं। और अंदर की तरफ की जो कोशिकाएं उनके लेयर्स ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनके आकार बहुत छोटे होने की वजह से वो जगह कम घेरती हैं, घनाकार दिखती हैं, कॉम्पैक्ट दिखाई देती हैं, परंतु उनमें लेयर्स ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा घेरती है बाहर वाली और अंदर वाली एरिया कम घेरती है। ठीक है, और डिपोजिशन के कारण अंदर वाली कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? स्थूलित और जटिल या हार्ड प्रकार की होती है बाय डेसिकेशन। तो ये 3 लेयर्स कंप्लीट होगी सीड कोट की, पैलिसेड टिश्यूड, सब एपिडर्मल एंड एंडो एपिडर्मल, जो कि पेरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, आउटर लेयर और इनर लेयर के रूप में। कंप्लीट। ठीक है, अब आगे अगर अपन देखें तो इसके अंदर ये ब्लू पेन से दर्शा देता हूं, ये कुछ रिसेसिव अपघटित एक तरीके से हाशित लेयर्स के रूप में हमें दिख रही है, जिसको हम बोल सकते हैं एंडोस्पर्म।
अर्थात इनमें एंडोस्पर्म जो है वो भ्रूण के पोषण के साथ ही क्या हो चुका है, अवगठित हो चुका है, तो एक अवशेषी परत के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और इसी एंडोस्पर्म के साथ में यहाँ पे कुछ लेयर जो हैं वो अपन किसकी ओर कर देते हैं, लाइक न्यूसिलस, न्यूसिलस लेयर्स, ठीक है। और एंडोस्पर्म लेयर्स जो हैं वो क्या है, यहाँ पे अपघटित फॉर्म में कुछ रिसेसिव जगह पे कटी फटी ब्रेकेज हो चुकी है, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है। एक्चुअली में मैच्योरिटी से पहले दिखाई देती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद में ये दिखाई नहीं देती है, या एक बहुत ही हासित परत के रूप में दिखाई दे रही है। इसके बाद एम्ब्रियो की हम बात करें तो एम्ब्रियो में ये कंप्लीटली ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉटिलेडन, ठीक है। ये अनेक परतीय घनाकार पतली भित्ति युक्त पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई हैं। सामान्यतः इनकी कोशिकाएं जो होती है वो होमोजीनस होती हैं और इनके अंदर जो है स्टोरेज प्रचुर मात्रा में स्टार्च एंड प्रोटीन बहुतायत में प्राप्त होता है, या स्टोरेज या संरक्षित होता है। तो यहाँ पे हम अगर डायग्राम में डालें तो क्या डाल सकते हैं, ये तो हो गया पूरा का पूरा प्रोटीन टाइप से भर दीजिए, और ये इसके अंदर हो गए स्टार्च ग्रेन्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या अलग ही कणिकाओं के रूप में। तो ये इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्टार्च ग्रीन, और ये कुछ डॉट 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 में दिखा दीजिए, इसके अंदर ये हो गए प्रोटीन्स स्टोरेज जो कि विकसित हो रहे भ्रूण, अर्थात सीड जर्मिनेशन के दौरान बाय मोबिलाइजेशन ये क्या होगा, अवगठित होकर डेवलप होते हुए भ्रूण के काम में आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं कि क्या हो गया, ये हो गया आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइसर सीड, कंप्लीट। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन आते हैं फिर मोनोकॉट पे। मिटा देते हैं इसको। अब एक इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेते हैं मोनोकॉट की। तो दोनों का तुलनात्मक रूप से यहाँ पे हो जाएगा।
गेहूं के बीज की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ये एकल एक तरीके से सीड के रूप में है, जिसमें फल एक्चुअली में ये बीज नहीं है। हम गेहूं के दाने की जो बात करते हैं वो एक्चुअली में बीज है ही नहीं, वो क्या है, एक फ्रूट जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कौन सा, कैरियोप्सिस। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आउटर फल भित्ति है उसी के साथ में जो सीड भित्ति है वो भी आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है या जुड़ जाती है। तो एक्चुअली में अगर अपन यहाँ पे बात करें सीड कोट की, तो सीड कोट हमें यहाँ पे हासित मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके स्थान पर एक प्रोटेक्शन तथा एक पोषी लेयर के रूप में मिलेगी एल्यूरोन लेयर, जो कि विकसित रूप में या कई परतें मिलती है। तो एल्यूरोन लेयर हालांकि मोनोकॉट्स का या इन्हीं का डेवलपमेंट नहीं है, ये एल्यूरोन लेयर हमें दूसरे में भी अर्थात चने में भी मिल सकती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर्स और पोषी परत के रूप में होती है। तो नॉर्मली अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाए सीड की, तो ये दोनों के दोनों आउटर अनाटमी है सीड की, गेहूं के दाने की।
ये एक तरीके से एल्यूरोन लेयर और इसके अंदर पोषक पदार्थ जो है भरा हुआ है। अगर अपन गेहूं के दाने की बात करें तो इसमें प्रोटीन जो है लगभग 72 या 73% तक, इससे ज़्यादा लगभग 78% तक जो है वो आ जाता है किसमें, चावल में। सेवेंटी 78 से ज़्यादा परसेंटेज हमें मिल जाएगा जौ के दाने में, लगभग 80 पॉइंट समथिंग। तो ये इनके स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर है। और यहाँ पे डेवलप हो जाएगा अब इसका भ्रूण। ठीक है, दैट इज स्कोटुलम, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ठीक है, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा और हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंप्लीट संरचना नोन एज एम्ब्रियो, दैट इज आउटर मॉर्फोलॉजी। ये हो गई इंटरनल मॉर्फोलॉजी। किसकी? वीट सीड की। ठीक है, दैट इज ग्रेन कोट। ठीक है, और ये अपर हिस्सा हो जाता है एल्यूरोन लेयर। ठीक है, और ये हो गया पूरा का पूरा एंडोस्पर्म। आंतरिक संरचना, गेहूं की आंतरिक संरचना में अगर अपन सेल्स की बात करें तो ये चपटी हैं और इसकी जो बाह्य सतह है वो चने के सामने के सापेक्ष जैसे उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन चिकनी सतह के रूप में जो है ये यहाँ पे बन रही है। और इसमें अनेक परती है, एपिडर्मल लेयर्स हैं जो कि कैसी हैं, चपटी। इस सतह में भी बाह्य कोशिका बड़ी और आंतरिक कोशिका जो है वो कैसी हैं, बिल्कुल छोटी। ठीक है, नेक्स्ट
वीड सीड की इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर अपन कहें तो यहाँ पे ऊपर की जो लेयर है अपनी क्या बोलते हैं पेरिकार्प, क्योंकि ये कैरियोप्सिस फल है और इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, वही 3, लेकिन यहाँ पे 4 भाग भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्या बोलते हैं सीड कोट, तो सीड कोट तो इसमें है ही नहीं, और सीड कोट की जगह हम यहाँ पे क्या यूज में लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, ये क्योंकि कैरियोप्सिस फल है तो इसका हमारा नाम हो जाता है लेयर्स आपस में जुड़ जाती हैं, पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, लेकिन कैरियोप्सिस जो सीड या फल जो होता है उसके अंदर फल भित्ति व सीड भित्ति जो है वो आपस में क्या हो जाती है, मर्ज, और सीड भित्ति एक्चुअली में क्या हो जाती है, हासित हो जाती है या अवगठित हो जाती है। तो सामान्यतः यहाँ पे फल भित्ति जो है 4 लेयर्स के रूप में है। दैट इज आउटर एपिडर्मिस, और ये उसी के साथ कुछ 1 से 3 परतें जो है ये हो गई हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर्स। सेकेंड यहाँ पे जो सेल्स हैं, इन सेल्स की हम बात करें तो ये टेंजिशनल वॉल्स की तरफ कैसी है, चपटी, मतलब घनाकार कोशिका चारों दिशाओं में समान, ठीक है। दीर्घित कोशिका लंबवत दिशा में लंबी होती है, लेकिन ये कोशिका कैसी है, ऊंचाई में कम, चौड़ाई में कम, लेकिन ये लंबाई में यूं ज्यादा होती है, चपटी, ठीक है, बिल्कुल चपटी। तो ये चपटी कोशिकाओं की सतह होती है, तो हाइपोडर्मल्स। और इन्हीं लेयर्स के बीच में इन्हीं के लंबवत कोशिकाओं की एक संरचना और है, जो कि इनके क्या है, लंबवत, और इसको हम यहां पे नाम दे रहे हैं थिन वॉल्ड सेल्स। लेयर, और ये हो गई कौन सी, ट्यूब सेल लेयर। ये आकार में इस तरीके से हैं, ठीक है, जो इस तरीके से ज़्यादा लंबी हैं, ये वाली कोशिकाएं इस तरीके से ज़्यादा लंबी हैं, और ये इन कोशिकाओं के कैसे है, पैरेलल, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ टीएस के अंदर केवल क्या देख पा रहे हैं, इनको डॉट के रूप में। तो ये ट्यूब सेल्स का अरेंजमेंट है, ट्यूब सेल्स, और इन ट्यूब लेयर्स के बीच में जो है वो एयर स्पेस भी मिलता है। एयर एंड काइमा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एयर चैम्बर्स या एयर स्पेस जो है वो यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। नीचे इसके जो लेयर्स हैं ये इनको ब्रेक कर देते हैं, दैट इज टेस्टा, ठीक में, टेस्टा मतलब सीड कोट, एंड न्यूसिलस लेयर या एम्ब्रियो सैक। टेस्टा लेयर और न्यूसिलस लेयर्स क्या हैं, अपहासित। मना का मतलब ये नहीं है कि गायब है, एब्सेंट नहीं है, हैं लेकिन रिड्यूस अवगठित फॉर्म में है, कहीं है कहीं नहीं है, रिड्यूस फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है, बस। और नीचे की जो सेल्स हैं ये सेल्स थोड़ी छोटी, देन बाद में सेल्स कैसी आ रही है, बड़ी, दीज आर एल्यूरोन, लेयर, जो कि किसका डेवलपमेंट है, एंडोस्पर्म का। लेकिन गेहूं के अंदर एंडोस्पर्म हमको नहीं देखने को मिलेगा, और वो किस में चेंज हो चुका है, एल्यूरोन लेयर में, जो कि प्रोटीन और स्टार्च जो है उसकी बाहुल्य क्षेत्र होता है, स्टोरेज के रूप में। जिसको हम एक तरीके से एंडोस्पर्म के रूप में समझ सकते हैं। तो संपूर्ण शरीर का या इस बीज के हिस्से का लगभग 83% भाग तो ये एल्यूरोन लेयर या एंडोस्पर्म ही कवर कर लेता है।
ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। इस सेगमेंट में हमने कंप्लीट किया है मोनोकॉट एंड डाइकॉट क्या बोलते हैं सीड की स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड डिस्पर्सल स्ट्रेटजीज एंड अलग अडेप्टेशंस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।